तो चलिए आज बात करते हैं जनवरी 2026 की। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। मतलब महीने के पहले 15 दिन तो ठीक थे, लेकिन असली एक्शन वो तो 15 तारीख के बाद शुरू हुआ। हाँ, तो आज हम यही करेंगे। पहले हिस्से की कुछ घटनाओं पर एक नजर डालेंगे और फिर महीने के दूसरे हाफ की बड़ी खबरों में गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज भी काफी डाइवर्स हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीआईबी रिलीजेस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स तक। और हमारा मकसद मतलब इन सभी से जरूरी जानकारी निकालकर भारत के सोशियो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को समझना है। तो चलिए एक बड़े लीगल डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एक नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी। हाँ, और ये कोई मामूली रोक नहीं थी। कोर्ट की टिप्पणियां काफी सख्त थीं। बहुत सख्त। ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 थे। कोर्ट ने कहा कि ये नियम समाज को बांट सकते हैं और इनके बहुत खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन ये नियम बनाए ही क्यों गए थे? मतलब जरूर कोई इशू होगा जिसे यूजीसी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। आपका सवाल बिल्कुल सही है। इनका जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था वो था यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाति आधारित भेदभाव से निपटना, जो कि एक गंभीर समस्या है और उसे एड्रेस करना भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, नेक इरादे वाली पॉलिसी भी अगर सही ढंग से ना बने तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो खास प्रावधान था जिस पर चीफ जस्टिस ने खुद नाराजगी जाहिर की। हाँ, सबसे ज्यादा विवाद उसी पर हुआ, छात्रों के लिए जाति के आधार पर अलग हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव। ओह, इस पर चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त लहजे में कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा कि हॉस्टल वो जगह है जहां सब साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हमें एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? कोर्ट ने फिलहाल तो 2012 के पुराने नियमों को ही लागू रखने का आदेश दिया है और एक बहुत जरूरी सुझाव भी दिया है। अच्छा, कि केंद्र सरकार को एमिनेंट एकेडमिशियंस और स्कॉलर्स का एक एक्सपर्ट पैनल बनाना चाहिए जो इन नए नियमों के सोशल इम्पैक्ट का मतलब गहराई से अध्ययन करे। तो एक तरह से पॉलिसी मेकिंग को वापस ड्राइंग बोर्ड पर भेज दिया है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं एक और पॉलिसी अपडेट पर जो सीधे हमारे शहरों से जुड़ी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। हाँ, ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं और एक कचरा मैनेजमेंट को लेकर हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। बड़ा बदलाव कैसे? इसका मेन फोकस 2 प्रिंसिपल्स पर है। एक, सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कचरे को एक रिसोर्स की तरह देखना, और दूसरा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर। ईपीआर मतलब जो बनाएगा वही उसकी जिम्मेदारी लेगा। हाँ, उसके कचरे की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सर्कुलर इकोनॉमी, ईपीआर। पर जमीनी हकीकत क्या है? क्या हमारे शहर इसके लिए तैयार हैं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इन नियमों में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है कचरे का 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन। 4 हिस्सों में? हाँ, गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट। इन चारों को सोर्स पर ही यानी घर में ही अलग करना होगा। अरे, अभी तो हम 2 में ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है, लेकिन नियम एक मजबूत इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के आधार पर। जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसे भारी एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन देना होगा। और इन नियमों में पहाड़ी इलाकों के लिए भी कुछ खास था, है ना? हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी कदम है। पहली बार पहाड़ी इलाकों के लोकल बॉडीज को टूरिस्ट इनफ्लो रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया है। अच्छा, वो पर्यटकों से वेस्ट फीस भी वसूल सकते हैं। ये सस्टेनेबल टूरिज्म की दिशा में एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। चलिए अब नीतियों से हटकर भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग पर नजर डालते हैं। जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई। वहां का मूड कैसा था? विडंबना देखिए, मीटिंग की थीम थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, मतलब संवाद की भावना। लेकिन चर्चा किसी और ही चीज पर हुई होगी। हाँ, चर्चाओं पर जो शब्द हावी रहा वो था जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि देश अब इकोनॉमिक टूल्स को, जैसे ट्रेड बैन, सैंक्शंस, इनको अपनी जियोपॉलिटिकल लड़ाई के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रंटेशन वाले माहौल में भारत को किस नजर से देखा जा रहा था? यही सबसे दिलचस्प बदलाव है। इस उथल-पुथल के बीच भारत को एक ग्रोथ एंकर के रूप में देखा गया, मतलब विकास का एक स्थिर केंद्र। पर बात इससे भी आगे निकल गई है।
डावोस में KMPG और CII ने एक रिपोर्ट लॉन्च की। उसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है। क्या था टाइटल? शिफ्ट फ्रॉम इमर्जिंग टू पिविटल, इंडिया इन द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। इमर्जिंग से पिविटल मतलब उभरते हुए से एक धुरी तक का सफर। इसका असल में क्या मतलब है? इमर्जिंग का मतलब है कि आप अभी भी सिस्टम में अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन पिविटल का मतलब है कि आप खुद एक धुरी बन गए हैं जिसके चारों ओर ग्लोबल आउटकम्स घूम सकते हैं। आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि वो प्लेयर हैं जो खेल के नियम तय करने में भूमिका निभा सकता है। इंटरेस्टिंग। और डावोस में जो ये ग्लोबल सेंटिमेंट दिखा, क्या भारत का इकोनॉमिक सर्वे जो उसके ठीक बाद आया वो इसी कहानी को आंकड़ों में बताता है? बिल्कुल। सर्वे ने भारत को आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी कहा है, मतलब स्थिरता का द्वीप, और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.8% से 7.2% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज होगी। हाँ, पर हेडलाइन नंबर से ज्यादा दिलचस्प इसके अंदर के आंकड़े हैं। जैसे कि महंगाई का आंकड़ा। सर्वे कहता है कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच औसत महंगाई सिर्फ 1.7% रही। ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये आंकड़ा सबको चौंका रहा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल रिकवरी के संकेत है और सर्विसेज सेक्टर का GVA में हिस्सा 56.4% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब PLI स्कीम्स का क्या वो अब जमीन पर असर दिखा रही हैं? सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक हाँ, PLI स्कीम्स ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है और नौकरियां? 12.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। वाओ! इन आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ गरीबी पर भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आया। देते हुए बताया गया कि भारत में गरीबी 2005-06 के 55.3% से घटकर 2022-23 में सिर्फ 11.28% रह गई है। ये आंकड़े प्रभावशाली तो हैं, पर इस पर कुछ डिबेट भी है ना? क्या इसकी मेथोडोलॉजी पर कोई सवाल उठाए गए हैं? निश्चित रूप से। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बहुआयामी गरीबी की परिभाषा में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को उतना वजन नहीं दिया गया है। अच्छा। लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि गरीबी में बहुत बड़ी और ऐतिहासिक गिरावट आई है। ये एक पीढ़ी के भीतर हुआ एक असाधारण सामाजिक परिवर्तन है। आर्थिक स्थिरता की बात तो ठीक है, लेकिन 26 जनवरी को भारत ने अपनी सैन्य ताकत की एक ऐसी झलक दिखाई जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को मतलब चौंका दिया। आप DRDO की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, LRASHM? हाँ, परेड में पहली बार दिखाई गई। ये सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में एक क्वांटम लीप है। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज, पर सिर्फ रफ्तार ही इसे खास नहीं बनाती, सही है? बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत इसका बूस्ट ग्लाइड वेपन सिस्टम होना है। वो क्या होता है? मतलब ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह एक प्रिडिक्टेबल रास्ते पर नहीं चलती। ये मैन्यूवर कर सकती है, यानी हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। ओह, तो इसकी रफ्तार और अप्रत्याशित उड़ान, ये कॉम्बिनेशन इसे मौजूदा किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना लगभग नामुमकिन बना देता है। तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, खासकर हिंद महासागर को देखते हुए। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है और इसका मेन टारगेट है एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े समुद्री जहाज। ये तो गेम चेंजर है। हाँ, ये हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुकाने की क्षमता रखता है। और डिफेंस के साथ साथ स्पेस में भी भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ISO के स्पेडेक्स मिशन की भी काफी चर्चा हुई। हाँ, स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये मिशन हुआ तो 2025 में था, लेकिन इसकी चर्चा अब भी हो रही है क्योंकि ये भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस की नींव है। इस सफलता से भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है ना? हाँ, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश जिसके पास अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को अपने आप जोड़ने मतलब डॉकिंग की कैपेसिटी है। इस टेक्नोलॉजी का लॉन्ग टर्म फायदा क्या है? क्या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अब बस कुछ ही सालों की दूरी पर है? ये तकनीक कई दरवाजे खोलती है। पहला लक्ष्य तो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना ही है। दूसरा, इससे सैटेलाइट्स की सर्विसिंग और रीफ्यूलिंग पॉसिबल हो जाएगी, जिससे लागत कम होगी। और तीसरा, भविष्य में चांद या मंगल पर मानव मिशन भेजने के लिए ये तकनीक बेहद जरूरी है। चलिए अब जरा कुछ कल्चरल हाइलाइट्स की बात करते हैं। रिपब्लिक डे पर इस साल के मुख्य अतिथि भी खास थे।
हाँ, इस बार यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि थे। ये बहुत अनयूजुअल है, ईयू की दोनों टॉप बॉडीज के अध्यक्ष एक साथ। बिल्कुल। तो ये सिर्फ दो नेताओं का आना नहीं था, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन का एक मजबूत संदेश था। और ये संदेश क्या सिर्फ उस इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर था, जिसे कई लोग मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं? एफटीए एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर इसका जियोपॉलिटिकल महत्व शायद उससे भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि आज के जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन के दौर में भारत और यूरोप एक दूसरे को नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर पद्म अवार्ड्स की भी घोषणा हुई। इस साल की लिस्ट में कुछ दिलचस्प नाम थे। हाँ, इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें अभिनेता धर्मेंद्र, राजनेता शिबू सोरेन और क्रिकेटर रोहित शर्मा जैसे नाम हैं। ये पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मतलब एक बड़ा मिक्स है। क्या ये एक सोची समझी कोशिश है इन पुरस्कारों को ज्यादा पॉपुलर बनाने की? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड दिख रहा है कि अनाम नायकों के साथ साथ पॉपुलर कल्चर के बड़े नामों को भी शामिल किया जा रहा है। हाँ। क्यों? शायद सोच ये है कि इन पुरस्कारों की पहुंच और रेलेवेंस को बढ़ाया जाए। जब रोहित शर्मा जैसे नाम को सम्मान मिलता है तो पुरस्कारों की चर्चा आम लोगों के बीच भी बढ़ जाती है। सही बात है। और आखिर में खेल की दुनिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इस साल महिलाओं के फाइनल ने सबका ध्यान खींचा। आरेना सबलेंका और एलेना रायबाकिना के बीच, जो 2023 के फाइनल का ही रीमैच था। तो ये सिर्फ एक रीमैच नहीं है, बल्कि विमेन्स टेनिस में एक नई जबरदस्त राइवलरी का संकेत है। बिल्कुल। सेरेना विलियम्स के दौर के बाद जो खालीपन था, शायद ये राइवलरी उसे भर सकती है। दोनों ही खिलाड़ी बहुत पावरफुल बेसलाइन गेम खेलती हैं, जो आज के टेनिस का भविष्य है। तो इन सब का मतलब क्या निकालें? जनवरी 2026 मतलब एक्शन से भरा महीना था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दूसरी तरफ डीआरडीओ की नई मिसाइल। इकोनॉमिक सर्वे ने एक मजबूत तस्वीर पेश की तो डावोस ने ग्लोबल रिस्क्स को लेकर चेतावनी दी। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक पैटर्न उभरता है, एक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में भी इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी यानी रणनीतिक रूप से अपरिहार्य होना। ये आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस से कैसे अलग है? देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। राइट। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी इससे एक कदम आगे की बात है। इसका लक्ष्य एक ऐसी स्थिति बनाना है जहां भारत ग्लोबल सिस्टम्स का, चाहे वो सप्लाई चेन्स हो, टेक्नोलॉजी हो, इतना अहम हिस्सा बन जाए कि दुनिया के लिए भारत के बिना काम करना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। हाँ, लक्ष्य ये है कि दुनिया बाइंग इंडियन विदाउट थिंकिंग की दिशा में आगे बढ़े। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी सोच है और ये इस चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि इस बड़े विजन को हासिल करने के लिए हमारी स्टेट कैपेसिटी, मतलब सरकारी संस्थानों की जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता, वो कितनी तैयार है। इकोनॉमिक सर्वे खुद इसे एक बड़ी चुनौती मानता है। इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए भारत के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को किस तरह इवॉल्व होना होगा, शायद यही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती और देखने वाली बात होगी।